हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की तबीयत कैसी है? हम अच्छे हैं, एकदम फिट हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आज का जो नया टॉपिक है, ठीक, यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका की। तो उसमें मैं आप लोगों को इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों को सिर्फ हरित लवक के बारे में बताया था, यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक। तो आज हम जो क्लोरोप्लास्ट है यानी हरित लवक है, उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी कि परासंरचना के बारे में। किसके बारे में? परासंरचना, ठीक। यानी कि जो हरित लवक की परासंरचना यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक। हरित लवक क्या चीज है? पत्तियों के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का कोशिकांग है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पत्तियां होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? ग्रीन यानी हरा। लेकिन एक खास बात याद रखिए, जो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम में क्या है? क्लोरोफिल, ठीक। वो मेन मकसद होती है उसकी, उसको हरा करने वाला। जो हरित लवक होता है यानी कि क्लोरोप्लास्ट, वो खुद भी अपने आप में एक तरीके से ग्रीन नहीं होता। वो ग्रीन वजह है उसका कि क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल यानी कि पिगमेंट है। तो अब हम यानी कि हरित लवक के यानी कि परासंरचना के बारे में अब हम बात करते हैं। तो इसके आगे अब हम लोग यानी कि पहले टॉपिक, दूसरी टॉपिक, तीसरी टॉपिक, इस तरीके के हम टॉपिक वाइज आपको हम बताते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक। क्या दिखाया है? स्ट्रक्चर बनाया है यानी संरचना है। ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। किसकी है? क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देखिए ग्रेनम है और उसके बाद क्या है? स्टोमा है। ये जो इसमें क्या होता है, हरित लवक के दो भाग होते हैं। एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो हरित लवक होते हैं, हरित लवक के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है क्या कि स्ट्रोमा होता है। पहला क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। इस स्ट्रोमा में क्या होता है कि डार्क रिएक्शन होती है। कैसा रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन, ठीक। डार्क, ठीक, रिएक्शन यानी कि काला, यानी कि अप्रकाशी अभिक्रिया, इसको हिंदी में कहा जाता है अप्रकाशी अभिक्रिया, ठीक, अभिक्रिया। और ये जो अप्रकाशी अभिक्रिया होती है ये रात में होती है। कब होती है? रात के समय में होती है, दिन में नहीं। और रात में होने की वजह से क्या होता है, ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इसीलिए देखिए कहा जाता है जो हमारे पूर्वज होते हैं या भी इस मॉडर्न में भी होता है, कहा जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, यानी कि ट्री के नीचे, यानी कि उसके नीचे कभी नहीं सोना चाहिए। लेकिन क्या होता है, शहरों में तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे है नहीं पेड़। वहाँ पे सब लोग बिल्डिंग में सोते हैं, होटल में सोते हैं, और उसके बाद लॉज में सोते हैं, यानी कि बड़े बड़े अपने महल में सोते हैं। लेकिन ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा गाँव में। तो आप लोग जब गाँव में देखिएगा तो उसमें क्या होते हैं कि लोग अक्सर पेड़ के नीचे सोते हैं। तो अब इसके बाद मना किया जाता है कि आप पेड़ के नीचे मत सोइए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गांव में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास है, वो कोई देवता से जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ देवता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मेन वजह होती है, ठीक। तो उसके बाद अब ये ग्रेना है, दूसरी वाली भाग क्या है? ग्रेनम, ठीक। इसको क्या कहा गया? ग्रेनम। अब एक खास बात याद रखिए, ये जो ग्रेनम है ये दूसरी भाग है। इसमें क्या होती है? इसमें लाइट रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन। अब ये लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशीय अभिक्रिया, क्या है? प्रकाशीय अभिक्रिया। और ये दिन के समय होती है। कब होती है? दिन, यानी कि जब प्रकाश उत्पन्न होता है तब, ठीक। इसमें क्या होता है? O2 बनता है। क्या बनता है? O2 इसमें। इसलिए देखो, जब और जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन देने वाले प्लांट होते हैं, उनमें क्या, उनके नीचे सोने पे क्या होता है, यानी कि आराम लेने की वजह से क्या होता है, वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है उसकी मात्रा, तो वहाँ ठंडक महसूस होती है। क्या महसूस होती है? ठंडक महसूस होती है। तो कहते हैं वाह क्या अच्छा पेड़ है, कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। तो इसीलिए देखिए जो पीपल होता है और बरगद, पीपल और बरगद, ये दो पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें कि यानी कि फोटोसिंथेसिस क्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अधिक होती है। और एक खास बात याद रखिए कि जो पीपल होते हैं और उसके बाद बरगद होते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी दिन रात के समय में ज़्यादा बनता है और ऑक्सीजन दिन के समय में ज़्यादा बनती है। इसीलिए देखिए जो लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्त हो गया। अब बाकी मोक्ष होता है कि नहीं होता, सिद्धियाँ होती हैं कि नहीं होती, इसके विषय में हमारा अनुभव नहीं है और इसे हम झूठा मानते हैं, क्योंकि ये अभी तक प्रमाणित नहीं हो सकी है ये कैसी चीज़ है या कैसी चीज़ नहीं है। तो अब एक बात और याद रखिएगा, ठीक, ये जो
ऑक्सीजन होता है बहुत ठंडा, इसीलिए देखिए जो बहुत अच्छे विचारक होते हैं वो अक्सर पेड़ के नीचे ही अपना समय व्यतीत ज़्यादा करते हैं। उसके आगे देखिए, अब हम ये तो हो गई इसकी बात। अब यहाँ पे क्या है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसका एक अंग यानी कि एक छोटा सा यहाँ पे ग्रेना वाला हिस्सा लिया गया है। क्या लिया गया? ग्रेना वाला हिस्सा। तो इसको लॉन्ग में देखा गया तो ए माने क्या होता है? एक, और ग्रेनम मतलब होता है ग्रेनम। एक ग्रेनम है, क्या है? एक ग्रेनम, इसका स्ट्रक्चर। और ये जो एक ग्रेनम, ग्रेनम कैसा दिखता है? ये चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा और सिक्के के जैसा। किसके जैसा? सिक्के के जैसा। और सिक्के के, ठीक, किसके जैसा है? सिक्के के जैसा। और एकदम पतला चपटा होता है। इसी ग्रेना वाले भाग में क्या होता है? इसी ग्रेना वाले भाग में जब सूर्य की किरण आती है तो सूर्य की किरण आने पे क्या होती है? इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक, तो ये आप लोग बात जान गए। ठीक, इसी वाले हिस्से में होती है। अब यहाँ पे क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ तो इस तरीके से दिखाया गया। सिर्फ ये क्या है, और एक बात और याद रखिएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका ऑब्जर्वेशन करना यानी कि इसके बारे में अध्ययन करना तभी संभव हो पाया है जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं खोज पाया गया था। ठीक, इसका अध्ययन करना तभी संभव हो सका जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई। ठीक, और एक खास बात याद रखिएगा, ये इतना सूक्ष्म कोशिकांग है, इतना सूक्ष्म कोशिकांग है कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कतई नहीं दिख सकता। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या, जब इसका टीएस यानी क्या? टीएस। अब ये टीएस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर सेक्शन। टीएस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर सेक्शन, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट, ठीक, अनुप्रस्थ काट। ठीक, अब ये अनुप्रस्थ काट, अब एक होता है, एक अनुप्रस्थ काट है यानी कि टीएस, एक होता है अनुलंब काट। क्या होता है? अनुलंब काट। ठीक, अनुलंब हम यहाँ पे नहीं, ठीक, यहाँ पे ये टीएस। अब ये अनुलंब और अनुप्रस्थ काट क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। यानी कि किसी भी स्टेम को या कोई भी चीज हो, जब उसको हम इस तरीके से काटते हैं ब्लेड से, तो ठीक इस तरीके से काटते हैं तो उसको क्या आ जाता है? अनुप्रस्थ। ठीक, ऐसे काटा जा रहा है। अनुलंब यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ नीचे तक ऐसे काटा जाए सीधे में, तो ये अनुलंब काट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको टीएस काटा गया है। क्या काटा गया? टीएस काट करके इसका जब स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर देखी गई, क्या देखा गया? इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना देखी गई, तो कुछ इस तरीके का नजर आया। तो उसमें क्या है? उसमें कई अंग है, जैसे क्या है? ओस्मियोफिलिक्स है। ठीक, ओस्मियोफिलिक्स डॉपलेट है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तृत में बताएंगे। उसके बाद क्या है? यानी कि स्ट्रोमा है, ये खाली स्थान। उसके बाद है क्या? ये आउटर मेम्ब्रेन है, जो किनारे किनारे का पहला लेयर, वो आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है? इनर मेम्ब्रेन, ये वाला। उसके बाद क्या है? इसका अपना खुद का डीएनए होता है, जो हरित लवक होता है, हरित लवक का अपना खुद का डीएनए होता है, यहाँ पे देख लिए। उसके बाद क्या होती है? इसके मंडकण यानी कि स्टार्च ग्रैन। ठीक, यहाँ पे इसके जो फोटोसिंथेसिस क्रिया के फलस्वरूप जो भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे ग्लूकोज बन गया और मंड, तो ये आकर के यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और कुछ टाइम बाद क्या होगा? वो साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। कहाँ पे पहुंच जाएगा? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। ठीक, अगर कोशिका द्रव्य के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना या फिर प्लेयर लिस्ट खोल लेना, तो प्लेयर लिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे स्ट्रोमा पटली, ठीक, यानी कि स्ट्रोमा लैमिनी। ठीक, स्ट्रोमा लैमिनी, इसको पटलिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पटलिका। ठीक, हिंदी में। तो यहाँ की स्ट्रोमा पटलिका क्या है? एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना को जोड़ के रखता है। किससे जोड़ के रखता है? एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना को जोड़ के, ये दिख रहा है ना जो रेड वाला है, ये क्या है? स्ट्रोमा पटलिका है। अब उसके बाद आती है क्या? ए थैलेकाइड। ए मतलब होता है एक, ए मतलब क्या हो गया? एक, और थैलेकाइड मतलब हो गया थैलेकाइड। ठीक, इसको है। अब यहाँ पे क्या है? थैलेकाइड किसको कहा जाता है? ग्रेना के कई, यानी कि ये तो एक ग्रेना है, यहाँ पे क्या है? कई ग्रेना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये सब जो है एक कई ग्रेना आपस में मिल करके, कई ग्रेना आपस में मिल करके एक थैलेकाइड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक थैलेकाइड स्ट्रक्चर का निर्माण। तो उसको क्या बोला गया? थैलेकाइड बोला जाता है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है? ए ग्रेनम। क्या है? ए ग्रेनम थैलेकाइड है, वहां पे भी ए ग्रेनम थैले। और उसके बाद क्या है? थैलेकाइड। ठीक, स्टैकेड। ठीक, यहाँ पे क्या है? स्टैकेड में लगा हुआ है। तो अब ये बात आप लोगों को कंफर्म हो गया। ठीक, इसमें एक चीज और होती है जो आप लोगों को बता देना आवश्यक होगा। वो चीज है क्या? इसमें देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना बिंदी बिंदी नुमा स्ट्रक्चर, ये राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम। ठीक, एक बात और याद रखिए कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है यानी कि हरित लवक होता है, हरित लवक का अपना खुद का
यानी कि राइबोसोम पाया जाता है, यानी कि ये 70S प्रकार का राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। कितने प्रकार का? 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है जो बैक्टीरिया के अंदर होती है। किसके अंदर? बैक्टीरिया, यानी कि जो प्रोकैरियोट कोशिका होते हैं, प्रोकैरियोट में 70S टाइप का राइबोसोम पाई जाती है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उनमें कैसा कि यानी कि 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा वीडियोस में, तो वो उसमें दिया है, ठीक, प्लेलिस्ट में जाकर के। ओके, तो यहाँ हो गया। अब मैं इसके बारे में, इसकी विस्तृत अध्ययन के बारे में बताऊंगा कि इसके बारे में जो टॉपिक्स हैं कैसे समझा जाए। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा गहन अध्ययन। ठीक, अब यहाँ पे जरिया देखिए, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है यानी हरितलवक है, इसका अध्ययन सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही संभव हो सका है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही संभव हो सका। बिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इसका ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही मुश्किल हो गई थी। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है कि हरितलवक के चारों ओर, ठीक, इकाई झिल्ली को, ठीक, इसके अंदर यानी कि जो हरितलवक होता है, क्या होता है? हरितलवक के चारों तरफ, यानी कि ये देखिए चारों तरफ ना, तो इसके चारों तरफ एक इकहरी झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली होती है। ठीक, क्या होती है? झिल्ली, एक झिल्ली होती है। उसमें क्या होता है? झिल्ली को 2 परत होती है। अब जो झिल्ली है यानी कि मेम्ब्रेन, झिल्ली को इंग्लिश में मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक, तो अब ये जो झिल्ली होती है, झिल्ली 2 यानी कि 2 परत की होती है। कितने परत की होती है? 2 परत की। अब यहाँ पे देखिए ये इकहरी झिल्ली है। क्या है? इकहरी झिल्ली इसके चारों तरफ लगा हुआ है, और ये इसमें 2 बांटा गया है। कितने हैं? 2 परत है, पहला परत और दूसरी परत, पहला परत और दूसरी परत, ये पहली होगी और ये दूसरी। उसके बाद होती है जो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अब ये जो परत है ना, ये जो हरितलवक होता है, हरितलवक के जो चारों तरफ में ये जो पाई जा रही है, यानी कि क्या पाई जा रही है? मेम्ब्रेन। इसका निर्माण किससे हुआ है? लाइपोप्रोटीन। किससे हुआ है? लाइपो, ठीक, प्रोटीन। अब ये देखिए जरा यहाँ पे, अब आपको समझना होगा। लाइपो मतलब होता है लिपिड। लाइपो मतलब क्या होता है? लिपिड। ठीक, लिपिड यानी वसा, लिपिड मतलब वसा। अब ये यानी कि लाइपो यानी लिपिड और वसा, प्रोटीन यानी कि प्रोटीन है ही, यानी कि वसा प्रोटीन। क्या है? वसा और प्रोटीन। जिस मेम्ब्रेन में, जिस झिल्ली में लिपिड यानी कि वसा और प्रोटीन दोनों आपस में मिले हों, उसे लाइपोप्रोटीन कहा जाता है। ऐसे मेम्ब्रेन को एक खास बात और याद रखिए, इनमें बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं? फास्फोरस होता है। ज्यादा मात्रा में नहीं, बहुत थोड़े मात्रा में इसमें फास्फोरस भी साथ में लगा होता है। तो जो फास्फोरस अगर लगा होता है तो उसको फास्फोलिपिड कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? फास्फोलिपिड। तो कोई कोई बनता है, कोई कोई नहीं। अब यहाँ पे जो पटलिका है, ये देखिए ना, ये जो पटलिका दिख रहा है, ये फास्फोलिपिड का बना हुआ होता है। ये किसका बना होता है? फास्फोलिपिड का। लेकिन ये वाला फास्फोलिपिड का नहीं, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद बनी होती है, आप लोग ये जान गए, उसके प्रत्येक झिल्ली 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये जो झिल्ली है, क्या है? झिल्ली होती है, ये 50 एंगस्ट्रॉम मोटी है। कितनी मोटी है? 50 एंगस्ट्रॉम, यानी 50 एंगस्ट्रॉम, ठीक, मोटाई में। ठीक, उसके बाद अब आप लोग ये भी समझ गए। उसके बाद दोनों झिल्ली के बीच के स्थान को, यानी कि जो दोनों झिल्ली हैं, ये क्या, यहाँ पे आप लोग जरा देखिएगा, यहाँ पे हम फिर से, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये वाली झिल्ली और ये वाली झिल्ली, इन दोनों के बीच में एक खाली स्थान दिख रहा है आपको। ये जो खाली स्थान है, इसी खाली स्थान को क्या कहा जाता है? यानी कि पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। इसको क्या कहा जाता है? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। यहां पे हम लिख देते हैं पेरीप्लास्टिडियल, ठीक, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक, तो अब आप ये समझ गए। ठीक, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी कि हरितलवक होता है, हरितलवक के पहले वाले मेम्ब्रेन यानी कि आउटर मेम्ब्रेन, क्या, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच की जो खाली स्थान है उसे क्या कहा जाता है? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक, आप लोग ये जान लिए। उसके आगे देखते हैं, झिल्ली के अंदर प्रोटीन का बना एक तरल पदार्थ, यानी तरल पारदर्शी पदार्थ। यहां पर जरा सोचिएगा, यानी किसकी? झिल्ली के अंदर, ये जो झिल्ली है, आपको चारों तरफ झिल्ली दिख रहा है ना, इसके ये चारों तरफ क्या दिख रहा है? झिल्ली के अंदर प्रोटीन का बना, किसका बना? प्रोटीन का बना है। जरा इसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद बना एक तरल पारदर्शी, कैसा? पारदर्शी पदार्थ। यहां पे इसमें, यानी कि इसमें बात कर रहा है, यानी कि झिल्ली के अंदर, ठीक, एक तरल मतलब लिक्विड पानी के जैसा। उसके बाद कह रहे हैं कि भरा पड़ा है, जो क्या होता है? पारदर्शी है। कैसा है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है कि इस पार से उस पार कोई भी चीज देखने पे दिखाई दे जाए।
ठीक, जैसे क्या हो गया, पानी हो गया। पानी क्या होता है, पारदर्शी होता है, उसको भी हम बीच में लगा दें, लेकिन थ्रू भी उसके बाहरी तरफ हम देखेंगे तो दिखेगा। जाली जैसे यानी कि लार हो गया, ये पारदर्शी है। उसके बाद क्या हो गया, कांच हो गया, ये पारदर्शी है। तो यानी कि झिल्ली एक पतली झिल्ली की तरीके होती है, ये पारदर्शी है। कैसा है, पारदर्शी और तरल पदार्थ है। यहाँ पे जरा आप देखिए ना, ये क्या है, तरल पदार्थ है, ठीक होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अब ये जो दिख रहा है ना, इसमें जो खाली स्थान दिख रहा है और इसमें जो तरल भरा हुआ है लिक्विड, उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। तो यहाँ हम ये देखिए ना, हम यहाँ लिख देते हैं स्ट्रोमा। ठीक, क्या है, स्ट्रोमा। तो आप लोग ये भी कंफर्म हो गए, आप ये भूलना नहीं। उसके बाद अब आगे चलते हैं दूसरी टॉपिक में। स्ट्रोमा में, किसमें, स्ट्रोमा में बात कर रहा है, स्ट्रोमा की यानी इसकी बात कर रहा है। ठीक, किसकी बात कर रहा है, इसकी वाली बात कर रहा है। स्ट्रोमा में एंजाइम, क्या है, एंजाइम यानी वीकर, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, वीकर। यहां पे हम लिख देते हैं वीकर। ठीक, क्या है, वीकर। अभी जो वीकर होता है, वीकर का काम होता है कि इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस क्रिया चल रही होती है उसको मेंटेन करना, यानी बॉलिकल मेटाबॉलिज्मेरेज यानी BMR यानी उपापचयी क्रिया वो को अच्छे से संपन्न कर दे, उसको क्या कर दे, अच्छे से संपन्न करा दे। ये एंजाइम का महत्वपूर्ण कार्य होता है। बिन एंजाइम के फोटोसिंथेसिस क्रिया हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्या होता है, राइबोसोम। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से एंजाइम पड़े होते हैं। और उसके बाद राइबोसोम, यहाँ पे देखिए ना, आपको दिख रहा है राइबोसोम, राइबोसोम। उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम, इसमें क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। इस राइबोसोम का काम होता है कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। किसके अंदर, हरलवक के अंदर है और प्रोटीन बना रहा है। इसीलिए कहा जाता है जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोली जाती है। क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन में पूछता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम। उसके बाद क्या है, ओस्मियोफिलिक बूंद यानी ओस्मियोफिलिक बूंद यानी ड्रॉपिस है ना, ओस्मियोफिलिक ड्रॉपिस। अब ये जो गोला गोला दिख रहा है, ठीक, ये इसमें छोटा छोटा, ये जो स्ट्रोमा में, किसमें, स्ट्रोमा में बात कर रहा है, इसमें जो गोला गोला बूंद पाई जा रही है, इसको क्या है, ओस्मियोफिलिक बूंद कहा जा रहा है। ये पाई जाती है इसके अंदर जगह जगह पे। और ओस्मियोफिलिक बूंद का निर्माण तब होता है जब इसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया होने लगती है, तब होती है। तो आप लोग ये समझ गए। अब उसके आगे देखते हैं अब यहाँ तीसरी टॉपिक में पटलिका। ठीक, क्या है, पटलिका। ठीक, थोड़ी थोड़ी दूरी के अंतर पर गोल चपटी एक कला, ठीक, की बनी 100 यानी कि 10 से 100 की संख्या में एक दूसरे के ऊपर, ठीक, सिक्कों के बने एक ढेर के समान दिखाई देती है, यानी कि पटलिका। यहाँ पे देखिए, ये है, इसको पटलिका कहा गया। क्या कहा गया, इसको पटलिका। यहां से लेकर यहां तक क्या है, पटलिका। ये क्या है, पटलिका। ये क्या है, पटलिका। और उसके बाद कह रहा है कि दूर दूर स्थित के अंतर पर, यानी कि यहाँ पे देखिए ये है और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों के दूर में डिस्टेंस है। इसमें क्या है, डिस्टेंस है। इनमें क्या है, डिस्टेंस यानी दूरियां हैं। इसमें क्या है, डिस्टेंस है यानी दूरियां हैं। ठीक, अंतर गोल, कैसा है, गोल दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे गोल गोल बनाया है ना, तो ये जो गोल गोल। उसके बाद चपटी, चपटी यानी कि जैसे ये दिख रहा है ना, चपटी कहते हैं, ये सिक्के के चपटी है। अब ये चपटा है, कैसा है, इस तरीके का चपटा है ना। उसके बाद एकक कला, एकक कला मतलब एक कला, एकक कला मतलब एक कला। अब कला मतलब होता है कि मेम्ब्रेन, कला मतलब होता है क्या, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली। ठीक, एकक झिल्ली, एक मतलब एक झिल्ली की बनी, एक हरी झिल्ली की बनी होती है। उसके बाद की बनी 10 से 100, ये कितने, कहीं कहीं पे 10 तो कहीं कहीं पे 100, कहीं कहीं पे 10 तो कहीं कहीं पे 100 की संख्या में एक दूसरे के ऊपर। यहाँ क्या है, एक दूसरे, ये देखो, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर एक दूसरे को सिक्के के जैसा छल्ले के ऊपर, यानी कि 1 2, यानी ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, तो यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या है, यानी बैठे हैं। सिक्कों के यानी सिक्कों के बने, सिक्कों की तरह बने हैं, एक ढेर समान दिखाई, यानी कि एक समान, यानी सिक्कों के जैसा दिखाई दे रहा है। किसके जैसा, जैसे सिक्का होता है उसके ऊपर एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर रखते हैं, और वैसी दिखाई दे रही है। उस हिस्से को क्या कहा गया कि ग्रेना कहा जाता है। उस हिस्से को क्या कहा जाता है, ग्रेनम नहीं सॉरी, थाइलेकॉइड कहा जाता है। उस हिस्से को क्या कहा जाता है, थाइलेकॉइड, ग्रेनम नहीं, थाइलेकॉइड। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं थाइलेकॉइड। ठीक, क्या कहा गया, इसको थाइलेकॉइड कहा जाता है। यहाँ से यानी कि सिक्के जैसा स्ट्रक्चर दिखाया है, उसको क्या कहा जाता है, थाइलेकॉइड। अब यही कई ग्रेना आपस में मिल करके, अब इसको पूछ भी लेता है थाइलेकॉइड किसे कहते हैं, तो कई ग्रेना आपस में मिल करके एक थाइलेकॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। आप लोग ये समझ गए ना, कई ग्रेना आपस में मिल करके थाइलेकॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो आप लोग समझ गए। अब उसके आगे चलते हैं। यहाँ पे
गोल पटलिका, यहाँ पे जैसे आपने अभी पढ़ा ना कि ये गोल यानी ये, और उसके बाद पटलिका। अब यहाँ पे गोल पटलिका थाइलेकॉइड कहते हैं। यहाँ पे देखिए गोल दिख रहा है ना, इसको गोल वाली स्ट्रक्चर क्या है, थाइलेकॉइड कह रहा है। तो यहाँ पे आपको बात सुनने को मिल गई। अब उसके बाद क्या है, थाइलेकॉइड शब्द का प्रयोग मैंक ने सन 1961 ईस्वी में किया। अब एक बात याद रखिएगा, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, ये थाइलेकॉइड दिख रहा है ना, ये वाला, इसको थाइलेकॉइड सबसे पहले किसने कहा, वैज्ञानिक मैंक ने कहा। किसने कहा, वैज्ञानिक मैंक। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आप लोग, वैज्ञानिक मैंक ने, और भी कितने सन में किया, 1961 ईस्वी में कर रहे हैं। इसके कब, 1961 में इसको थाइलेकॉइड कर रहे हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए। ठीक, उसके बाद क्या है, थाइलेकॉइड को ग्रेनम कहते हैं। अब ये जरा याद रखिएगा, जो थाइलेकॉइड यानी कि एक 2 3 4, अभी कई ग्रेनम आपस में मिले हुए हैं। कई ग्रेनम क्या है, आपस में मिल करके एक क्या बना लिए, थाइलेकॉइड बना लिए। कई ग्रेनम आपस में मिल के थाइलेकॉइड। अब उसी ग्रेनम को क्या कर दें, अलग अलग कर दें, तो क्या वो थाइलेकॉइड नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ग्रेनम। तो इसीलिए क्या गया कि ग्रेनम कहते हैं। अब उसके बाद ग्रेनम को जोड़ने वाली इन पटलिका को स्ट्रोमा पटलिका कहते हैं। यानी कि आप जरा याद रखिएगा, ये ग्रेना, ये वाले हिस्सा, यानी कि यहाँ ग्रेना है और ये ग्रेना है, ये ग्रेना और ये ग्रेना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जोड़ी है। एक क्या है, पतली पट्टी जोड़ी है ना, देखिए जो रेड कलर दिख रहा है लाल में। अब ये जो है, इसको क्या कहा गया, स्ट्रोमा लैमली, यानी कि स्ट्रोमा पटलिका कहा गया। कहा क्या गया, स्ट्रोमा लैमली, स्ट्रोमा पटलिका, इसी को कहा गया स्ट्रोमा पटलिका। ठीक, ये कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में पाई जाती है। अब उसके आगे है, ठीक, ग्रेनम पटलिका की मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्रेनम पटलिका है, ये वाला, सॉरी, ग्रेनम पटलिका यहां से लेकर ये जो ग्रेनम पटलिका है, इसमें यहां पे जुड़ी होती ना ग्रेनम पटलिका। ठीक, ग्रेनम पटलिका की मेम्ब्रेन प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, ये वाली जो है ना, इसको यानी कि यहाँ पे जो पाई जा रही है ये वाला, ये सब किसकी बनी होती है, फास्फोल, यानी प्रोटीन और फास्फोलिपिड। यहां हम आपको लिख देते हैं, ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड, प्रोटीन फास्फोलिपिड। ठीक, तो आप लोग ये कंफर्म हो गया, ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन फास्फोलिपिड की। उसके बाद होती है इनमें क्लोरोफिल। ठीक, इनमें क्लोरोफिल एंड यानी कि सॉरी, इनमें क्लोरोफिल एंड कैरोटिनाइड। ठीक, क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल और कैरोटिनाइड पाए जाते हैं। ये जो ग्रेना होती है, क्या होती है, ग्रेना, यहाँ पे दिख रहे ना, और ये जो ग्रेना वाला हिस्सा है, इस ग्रेना में, ठीक, क्या है, ग्रेना में, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल, क्या होता है, क्लोरोफिल और कैरोटिनाइड, क्या होता है, कैरोटिनाइड नामक पिगमेंट पाया जा रहा है। क्लोरोफिल भी क्या है, पिगमेंट है, कैरोटिनाइड क्या है, पिगमेंट है। और ये किस में पाया जा रहा है, ग्रेना में। ग्रेना में ही कौन सी क्रिया होती है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनता है, ऑक्सीजन, स्टार्च और H2O, यानी कि पानी। तो आप लोग कंफर्म हो गए, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक, इसके अंदर पे उसके बाद एक नोट है, जो हरित लवक होता है, क्या होता है, हरित लवक। हरित लवक शैवाल में नहीं पाया जाता। यहाँ पे एल्गी, जिसको हिंदी में शैवाल और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एल्गी। एल्गी में जो होते हैं कि हरित लवक नहीं पाया जाता है, उनके अंदर सिर्फ मात्र क्या होते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। तो अब इसके बारे में आप लोग समझ गए। तो अब इसके आगे देखिए, थैलेकॉइड की भीतरी कला पर। अब एक बात और याद रखिएगा, जो थैलेकॉइड होती है, यहाँ पे कुछ हम आपको अलग चीजें बताएं। जो ये थैलेकॉइड है, क्या है थैलेकॉइड, ये तो मार्कर ही खत्म हो गई। अब यहाँ पे ये थैलेकॉइड, ठीक, यह है क्या है, थैलेकॉइड। थैलेकॉइड स्ट्रक्चर पे क्या होता है, यहाँ पे एक बूंद बूंद स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कैसा, एक बूंद बूंद नुमा यानी बिंदी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती है। उस बिंदी नुमा स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्या, इसकी भीतरी मेम्ब्रेन क्वांटासोम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, क्वांटासोम। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ये जो बिंदी बिंदी नुमा स्ट्रक्चर देखिए क्या है, क्वांटा, ठीक, क्वांटासोम। ठीक, ये क्या कहा जाता है, इसको क्वांटासोम। अब इस क्वांटासोम को, यानी कि क्वांटासोम शब्द पहले पार्क तथा पाउन, कौन, पार्क, ठीक, तथा पाउन नामक वैज्ञानिक थे। कौन, पाउन नामक, ये दो वैज्ञानिक थे, पार्क तथा पाउन नाम की ये दो वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने कितने सन में, सन 1961 ईस्वी में, कितने में, 1961 ईस्वी में इसे क्या कहा था कि ये क्वांटासोम है। क्या है, क्वांटासोम। और इसके विषय में, और उसके बाद फिर दूसरे ईयर्स में, यानी कि 1964 ईस्वी में, कब, 1964, यानी कि 1964 में वैज्ञानिक पार्क, ठीक, ये पार्क जो वैज्ञानिक है ना, ये पार्क दूसरी बार भी करते हैं। और उसके बाद कौन होते हैं, पार्क तथा
बिगिन्स, ठीक, कौन होते हैं? बिगिन्स। ये दो वैज्ञानिक पार्क तथा यानी पार्क और बिगिन्स, ये दोनों 1964 ईस्वी में, पहले तो 1961 में पता चला, उसके बाद 1964 में किसके बारे में? क्वांटासोम के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? क्वांटासोम के बारे में बताते हैं। अब ये क्वांटासोम होता क्या है? इसको पहले के जो साइंटिस्ट होते थे, पहले के साइंटिस्ट इसको समझते थे कि यही की क्लोरोप्लास्ट का सब यानी कि छोटी इकाई है। ये जो है यानी कि क्वांटासोम है, यही क्लोरोफिल का काम करता है। लेकिन बाद के जब वैज्ञानिकों ने इसे और ऑब्जर्वेशन किया तो पाया नहीं, ये जो होती है क्वांटासोम होती है, ये अलग चीज है। बिना ये क्या होता है, क्लोरोफिल के भी अपना काम कर। एक क्वांटासोम में कितने? एक क्वांटा, यहाँ पे जो एक ये क्वांटासोम दिख रहा है, एक क्वांटासोम के अंदर कम से कम 200 से 250, कितने में? 200 से 250 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि हरित लवक। इसमें कितना? 200 से 250 क्लोरो, ठीक, आप लोग ये इसको ध्यान में रखिएगा, ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, कि क्लोरोप्लास्ट होता इसमें पाया जा रहा था। तो वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, ये सूक्ष्म चीज नहीं है, यानी कि क्यों? क्वांटासोम क्या है? सूक्ष्म चीज नहीं है। क्वांटासोम से भी सूक्ष्म चीज क्या है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक है। तो ये बात उसमें क्या होती है? वो गलत सिद्ध हो जाती है। क्या सिद्ध हो जाती है? गलत सिद्ध हो जाती है। और एक खास बात होती है कि सॉरी, तो यहाँ पे क्या होता है? ये क्लोरोफिल होगा, इसमें क्या होगा? क्लोरोफिल, ठीक, क्लोरोफिल, ठीक। इसमें कम से कम 200 से 250, कितना? 200 से 250 क्लोरोफिल कण पाए जाते हैं। कितना? 200 से 250 क्लोरोफिल कण। कौन होता है? क्लोरोफिल कण होता है। तो ये आप लोग कंफर्म हो गए यहां तक। अब उसके बाद क्या होती है कि यहां पे आप लोग जानते रहिएगा कि जो ग्रेना होता है, क्या होता है? ग्रेना, उसमें लाइट रिएक्शन होती है, और जो स्ट्रोमा होता है इसमें डार्क रिएक्शन होती है, ठीक। अब आप लोग ये बात जान गए। मैं अगली क्लास में आपको डार्क रिएक्शन तथा लाइट रिएक्शन के बारे में बताएंगे कि डार्क रिएक्शन कैसे होती है और लाइट रिएक्शन कैसे होती है। डार्क रिएक्शन की खोज वैज्ञानिक, जो डार्क रिएक्शन होती है यानी कि काला विक्रिया, इसको हिंदी में कहा जाता है, इसकी डिस्कवरी वैज्ञानिक ब्लैकमैन करते हैं। और उसके बाद लाइट रिएक्शन की खोज किसकी? लाइट रिएक्शन की वैज्ञानिक रॉबर्ट हिल करते हैं, ठीक। इसीलिए इनको कभी कभी हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको कंफर्म हो गए। और एक खास बात और याद रखिएगा कि जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है यानी कि हरित लवक होता है, इसका अपना खुद का डीएनए होता है। इसका अपना क्या होता है? खुद का डीएनए होता है। इसीलिए क्या होता है, जब सेल डिवीजन प्रोसेस होने लगती है, कौन सी प्रोसेस होने लगती है? सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जब होती है, उस समय क्या होता है कि ये अपना डिवीजन खुद कर लेता है। एक खास बात याद रखिएगा, यह कोशिकांग क्या करता है? अपना विभाजन खुद कर लेता है। एक बात याद रखिएगा, जो यानी कि कोई भी एनी सेल होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल जो यूकैरियोटिक हो, कौन से? यूकैरियोटिक, उसमें जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक पाई जाती हो, उसमें क्या होते हैं कि ये अपना डिवीजन खुद करके बना लेता है। और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी कोशिकांग है जो जिसका खुद का डीएनए पाया जाता है? वह कौन सा कोशिकांग है जिसका अपना खुद का डीएनए पाया जाता है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। और क्यों पाया जाता है ये भी पूछ लेता है, क्योंकि ये लोग अपना डिवीजन खुद कर लेते हैं। क्योंकि इनका जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये इंतजार करने लगेगा कि सेल डिवीजन के प्रोसेस में हम अपना डिवीजन करें या बंटवारा हो, तो उसमें क्या होती है? सेल को प्रोटीन या स्टार्च या एटीपी नहीं मिल पाएगा जिसकी उसकी डेड हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ गए। और इसके बाद अब हम आपको अगला टॉपिक आप लोगों के सामने लाएंगे। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। और मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। यदि आपको समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक। और उसके बाद हमसे कुछ वार्तालाप करिए, आप लोग बताइए, पूछिए, तो जिससे हमें बताने में मजा आएगी। क्योंकि आप लोग जब पूछेंगे नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा, ठीक। मेरा तब तक के लिए आप लोगों को मेरा नमस्कार।